हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सुपर अकेडमी एडोवर। हम सॉल्व कर रहे थे केमिस्ट्री प्री एग्जाम ऑफ जियो साइंटिस्ट 2023। उसके हमने 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, उनकी वीडियोस अपलोड हो रखी हैं। आज हम करते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस। टू कंपोनेंट्स 61 में क्या पूछा हुआ है? टू कंपोनेंट ए एंड बी हैव देयर प्योर वेपर प्रेशर इन द रेशियो 1:6। तो एक ए कंपोनेंट लिया है, एक बी लिया है, और दोनों का जो वेपर प्रेशर है इन देयर प्योर वेपर प्रेशर। तो प्योर स्टेट में दोनों का जो वेपर प्रेशर है पी ए कितना है, पी ए एंड पी बी, इन दोनों की रेशियो क्या है? 1:6। Okay. Next, in respective mole fraction in the solution in the ratio this. तो उन दोनों की मोल फ्रैक्शन कितनी है? रेशियो क्या है? 1/4. The mole fraction of the component B in vapor phase. We have to find मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बी इन वेपर फेज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास दो कंपोनेंट है, तो हम टोटल प्रेशर निकालेंगे। ओके, तो हमें क्या दे रखा है? प्योर स्टेट में दोनों कंपोनेंट की का वेपर प्रेशर दे रखा है, और दोनों की जो मोल फ्रैक्शन है वो उसकी रेशो दे रखी है हमें 1:4। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ओके, तो ये वाला एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे। इसमें से आपने वैल्यू निकाल सकते हो। इसमें से निकालो 6 PA0, क्योंकि हमने इस बी का निकालना है, तो बी कंपोनेंट का वेपर फेस में निकालना है ना वेपर प्रेशर। तो इसलिए देखो, इसमें हमने बी कंपोनेंट का, सॉरी, मोल फ्रैक्शन निकालना है। बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है इन वेपर फेस। ओके, तो हम सबसे पहले ये पी नॉट ए एंड एक्स ए की वैल्यू लेंगे इधर से, बट इन टर्म्स ऑफ बी। उसके लिए हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को सॉल्व करो। 6 PA0 इज इक्वल टू PB0। ओके, इसमें से पी ए की वैल्यू निकालो। PA0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? PB0/6। क्लियर? इस रेशो से निकाली हमने ये वाली वैल्यू। अब इससे निकालो एक्स ए की वैल्यू। कितनी वैल्यू आ जाएगी? XB/4। तो ये वाली हम वैल्यू यहाँ पे फिल करते हैं। हमारा टोटल प्रेशर PA0 की वैल्यू कितनी थी? PB0/6। एक्स ए की कितनी आई है हमारी वैल्यू? XB/4 प्लस PB0 XB। क्लियर? अब इसमें से इधर ले जाओ। अब देखोगे हम इस दोनों इक्वेशन से, दोनों साइड से PB0 XB वैल्यू ले सकते हैं कॉमन, तो इसको कॉमन निकाल लो। अंदर क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर? 1/24 × 1, और इसका अब 24 एलसीएम आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25/24। ये आ जाएगा हमारा टोटल प्रेशर। क्लियर? अब हमने क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये क्या होता है? टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट इज इक्वल टू PB0 into XB. Okay, vapor pressure in pure state of B component into its mole fraction. Okay, in pure state अब हमने निकालनी है mole fraction of B component in vapor phase. Okay, अब यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना निकला हमारा? PB0 XB 25/4। ओके, ये मोल फ्रैक्शन है जो हमने निकालनी है। हमारा आंसर, इसको हम y ले लेते हैं, कैपिटल Y। ये क्या आ गया? PB0 XB, इसको एज इट इज लिख लो। ओके, अब इन दोनों साइड से अगर आप देखोगे तो ये आपका कैंसिल हो गया दोनों साइड से। y वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी?
25/4। अब ऐसा करो, 24 को 25 से डिवाइड कर दो और देखो आपका कितना आंसर आता है। ये आ जाएगा 0.96। तो अब देखो ये आ गई हमारी एग्जैक्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट इन वेपर फेज। इसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज होना है फाइनल वाला। क्लियर। देखो इसमें से 0.96 क्या है, डी। ओके, तो हमारा जो डी है इसमें वो रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने क्या बोला हुआ है, व्हेन 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज एडेड टू 1000 ml ऑफ प्योर वाटर। तो सोल्यूट ले रहा है वो। ओके, कितना ले रहा है, 2 ग्राम सोल्यूट ले रहा है, किसमें डाल रहा है, प्योर वाटर लिया उसने 1000 ml। और कह रहा है जब इसमें डाला तो जो प्योर वाटर है, ये वाला जो प्योर वाटर है उसका वेपर प्रेशर, ये प्योर वाटर लिया उसने नीचे सॉल्वेंट, उसका वेपर प्रेशर वाटर का डिक्रीज हो गया। तो वो कितना डिक्रीज हुआ है ये बताना है। और इसके साथ ही उसने वेपर प्रेशर है जो प्योर वाटर का वो भी दे रखा है, कितने टेम्परेचर पे वो भी दे रखा है। और ये जो 2 ग्राम एक्स सल्यूट कोई डाला था उसका मोलर मास भी दे रखा है। ओके, 200 ग्राम पर मोल। अब देखो इसमें क्या है, देखो इसके अंदर क्या है, हमें 2 ग्राम एक्स लिया है उसने कोई। ओके, ये उसका मास है 2 ग्राम, उसका मोलर मास है 200 ग्राम पर मोल। उसने डाला इसको प्योर वाटर में, प्योर वाटर लिया उसने 1000 ml। ये प्योर वाटर है जो, इसका वेपर प्रेशर भी इसने दे रखा है 2.34 kPa। और इसके साथ कितने टेम्परेचर पे दिया हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, किलो पास्कल एट 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इसने बोला है कि जब ये सल्यूट डाला इसके अंदर, इस सॉल्वेंट के अंदर, तो ये वाटर का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। और कितना डिक्रीज करता है वो चेक करना है हमने। तो इसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसी को ही कहते हैं ना कितना डिक्रीज हुआ है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यही फाइंड करना हमने। वो क्या होता है, P0 - Ps अपॉन P0 इक्वल टू x2। तो यहाँ पर हमारे क्या है, ये क्या है हमारी एक्स ए, क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट जो हमने ऊपर से डाला। ओके, ये क्या है हमारा P0 - Ps, ये क्या है, वाटर का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है माइनस जो सोल्यूशन में है। और इसी की वैल्यू ही हमने पता करनी है, इस डिफरेंस की, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कि सोल्यूशन में कितना है और प्योर में कितना है, उसका डिफरेंस ही हमें बताएगा ना कि कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, इंटू पी ए इंटू एक्स ए। ओके, एक्स ए, यहाँ पर इसने कैपिटल एक्स लिया है तो आप यहाँ पे कैपिटल एक्स भी रख सकते हो इसके साथ। ओके, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। ओके, यहीं से ही हमारा करेक्ट आंसर निकलेगा। अब देखो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन। ओके, ये तो वैल्यू उसने दे ही रखी है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन प्योर स्टेट कितना दे रखा है, 2.34 किलो पास्कल। इसकी वैल्यू तो रहेगी 2.34। ओके, मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन निकालनी है एक्स की। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स पता करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो एक्स के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, इसका मास दे रखा है हमारे पास 2, 2 दे रखा है ना। और मोलर मास कितना दे रखा है एक्स का, 200। ओके, ये नंबर ऑफ मोल्स है एक्स के। सिमिलर नंबर ऑफ मोल्स निकालो वाटर के। ये कितना आ जाएगा, वाटर क्या दे रखा है उसने 1000 ml, तो दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम ओवर, इसका मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18। ओके, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब हमने क्या निकालनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स। तो वो क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 2/200, 1000/18। ओके, इसको अब सॉल्व कर लो।
2/200 मल्टीप्लाई एल्सियम ले लोगे आप, और ये सॉल्व करने के बाद इतना आ जाएगा। ओके, इसको आप सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁴ ये आ जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स। ओके, अब ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे फिल कर दो। तो यहाँ पे जब हम फिल करते हैं ये वाली वैल्यू, तो क्या आता है 2.34 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁴ ये आ जाएगा हमारा 4.212 इंटू 10⁻⁴ kPa। तो अब देखो हमारा, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं उस हिसाब से हम इसको आप सॉल्व करोगे तो ये करेक्ट आंसर आता है इतना। ओके, और मैच कर लो 62 में 0.0042। ओके, तो ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर, सॉरी 0.00042। ओके, किलो पास्कल, ये है आपका बी करेक्ट आंसर। यही आया ना हमारा 0.000 0.3 बार है, 0.00042 किलो पास्कल। ओके, 0.00042 बी आपका जो रहेगा इसमें वो रहेगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करते हैं। क्या बोला हुआ है उसने? An aqueous solution of K2SO4 of this molar concentration दे रखी है is isotonic, okay, within 0.01 molar aqueous solution of glucose. We have to find degree of dissociation of K2SO4। तो इसके लिए क्या करना है, क्या दे रखा है? उसने बोला है कि K2SO4 है एक, एंड सेकंड है ग्लूकोज। ये सोल्यूशन जो है दोनों, वो आपस में क्या है? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब ये होता है कि दोनों सोल्यूशन में, दोनों सोल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी सेम है। ऑस्मोलैरिटी मीनिंग दोनों में जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो सेम है। ओके, तो अब इसमें देखो क्या है, इसमें हमें उसने बोला है वी हैव टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ K2SO4। तो K2SO4 अगर डिसोशिएट करता है तो वो क्या करेगा? 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। क्लियर? अब हमने अगर क्या निकालनी है इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो वो क्या किसके इक्वल होती है? I इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। अब इसमें देखो आप करके, इसमें क्या होता है? n की वैल्यू क्या है? टोटल नंबर ऑफ आयंस। इसको डिसोशिएट होके यहाँ पर 1 है ना, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 3। n की वैल्यू क्या रहेगी K2SO4 के लिए? 3। तो ये I क्या होता है यहाँ पर? हमारा वांट ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पर आप वैल्यू फिल कर सकते हो 3-1 इंटू अल्फा। तो I क्या आ जाएगा आपका? 1 प्लस 2 अल्फा। क्लियर? ओस्मोलैरिटी चेक करनी है आपने, तो वो क्या होता है? ओस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सी, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, सी आर दैट इज गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इनटू आई। क्लियर? अब ये वाली वैल्यू, आप इसका ओस्मोटिक प्रेशर निकालो। दोनों की जब ओस्मोलैरिटी सेम होगी इसकी, तो दोनों का ओस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा। अभी हम K2SO4 का निकालते हैं, तो वो क्या आएगा? सी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है K2SO4 की कंसंट्रेशन हमें? देखो इसमें 0.004, 0.004 ये दे रखा है। आर कांस्टेंट है, ऐसे ही रख लो। टेम्परेचर भी दोनों का सेम दे रखा है, कांस्टेंट है। आई की वैल्यू इसकी कितनी आई है? 1 प्लस 2 अल्फा। क्लियर? तो ये वैल्यू, क्लियर, तो ये वैल्यू जो आपकी आई है, ये आई है ओस्मोटिक प्रेशर की फॉर K2SO4। अब हम चलते हैं ग्लूकोज की तरफ। तो ग्लूकोज क्या होता है आपका? C6H12O6। ये तो ब्रेक ही नहीं करता, ये तो ऑलरेडी मोनोसेक्राइड है। तो ये क्या है? इसकी जो हमारे पास आई की वैल्यू होती है वांट ऑफ फैक्टर की, वो होती है 1। तो जिसकी वजह से अब हम निकालेंगे अगर इसका C6H12O6, वो क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन इसकी दे रखी है 0.01 मोलर, आर कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आई की वैल्यू 1 है। ओके, तो ये है फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। ये है सेकंड।
जब ये सोल्यूशन आइसोटोनिक होंगे दोनों तो क्या होगा, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, तो पाई जो है दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना पाई, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो रख लो आप K2SO4 विल बी इक्वल टू C6H12O6, दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया। दोनों इक्वेशन आप रख सकते हो ऐसे इक्वल रख लो, RT1+2 अल्फा 0.01 आर टी दैट इज एंड 1। ओके, अब इन दोनों साइड जो कॉमन है उनको कैंसिल कर दो, आर भी कैंसिल हो गया, टेम्परेचर भी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचता है 0.04 इंटू 1+2 अल्फा 0.01। इसको इस साइड डिवाइड कर दो। ओके, डिवाइड करने पर अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाता है आपका 2.5। क्लियर। इसके बाद बस इसको सॉल्व ही करना है, ये सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा 1.5 और अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आपकी निकलेगी 0.75। इसके अपने परसेंटेज निकालनी है तो इसको 0.75 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 75%। ओके, तो अब देख लो, आप ढूंढ लो अपना आंसर कितना दे रखा है इसमें। एक्वा सोल्यूशन ऑफ दिस 75%, दैट इज सी, करेक्ट आंसर रहेगा इसका आपका सी। ओके, तो ऐसे निकालना है। इसके बाद क्या बोला हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो द लार्जेस्ट इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन एडेड टू एन aqueous solution। ओके, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका इंक्रीज करेगा। ओके, मतलब इंक्रीज करने का मतलब कि कौन लेट बॉईल करेगा। ओके, तो देखो इसमें अब अगर हम MgSO4 की बात करें तो ये कैसे ब्रेक करता है, मैग्नीशियम टू पॉजिटिव, सल्फेट टू नेगेटिव। इसकी बात करें तो कैल्शियम टू पॉजिटिव टू OH नेगेटिव। सिमिलर दिस इज Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दिस इज कैल्शियम टू पॉजिटिव टू Cl नेगेटिव। ओके, तो अब देखो इसमें क्या होता है, बाकी तो इसमें तो अगर देखोगे, इसमें देखोगे तो इन सब केसेस में अगर हम इन्होंने कौन सा सोल्यूशन लिया हुआ है जिसमें ये सॉल्ट डाल रहे हैं चारों के चारों, दैट इज एक्वस। ओके, एक्वस सोल्यूशन लिया हुआ ना ये वाला इन्होंने, तो अगर एक्वस सोल्यूशन लिया है तो अब अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, इट मीन जो हमारे आयन ब्रेक बन रहे हैं, मतलब हमारा सॉल्ट डिसोशिएट हो रहा है, उसके बाद जो आयन बन रहे हैं ऑब्वियस वो कोई ना कोई इंटरेक्शन शो कर रहे हैं। तो अगर हम चारों की बात करोगे तो चारों में देखो, अगर कैल्शियम वाला जो है बी ऑप्शन, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखो आपका क्या बन रहा है 2OH नेगेटिव, तो जो 2OH नेगेटिव है इसमें जो ऑक्सीजन है वो किसमें इन्वॉल्व हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, ये वाटर के साथ क्या देने लग जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से एक तो आयंस भी ज्यादा है तो 2OH नेगेटिव है। ओके, 2 टाइम्स रिलीज हो रहा है OH नेगेटिव, तो अब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इन इंटरेक्शंस की वजह से ये जो हमारा है, जो फाइनल हमारा रिजल्टिंग सोल्यूशन बनेगा वो जल्दी बॉयल नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमें बॉइलिंग पॉइंट इन में इंक्रीज मिलेगा। बॉइलिंग पॉइंट हमें लेट से मिलेगा तो हाई वैल्यू मिलेगी बॉइलिंग पॉइंट की, तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थ्री पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट एसोसिएट इन बेंजीन टू फॉर्म स्पीसीज A3। तो क्या बोला उसने, कोई ए है पार्टिकल, ओके, उसके थ्री पार्टिकल्स क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं और बन जाता है A3। उसके बाद डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट ए इज फाउंड टू दिस, तो जो अल्फा होती है डिग्री ऑफ एसोसिएशन इसमें वो कितनी आई 0.75। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, ओके, बेंजीन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी उसने दे रखा है, दैट इज 5.5 डिग्री सेल्सियस।
फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ओके, वो दैट इज के एफ, वो कितना दे रखा है उसने, 5 kg/मोल। उसके बाद उसने बोला है कि फ्रीजिंग पॉइंट निकालो 0.25 मोलर सोल्यूशन ऑफ ए। वी हैव टू फाइंड फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, फ्रीजिंग पॉइंट पर्टिकुलर टेम्परेचर ही होगा ना वो, निकालना है किसका, ए का, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है उसने, 0.25 मोलर। ओके, इसके लिए अब क्या करोगे, देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले मास्टर केडर की सीरी में करवा रखा है। देखो क्या है, आपने क्या निकालना है, आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन दे रखा है। अगर आपने कोई भी आपने डिप्रेशन का टेम्परेचर निकालना है, कोई भी कितने पे फ्रीजिंग पॉइंट होता है, कोई भी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट निकालना है या फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है आपने, तो उसके लिए जो आपका फॉर्मूला यूज होता है वो होता है चेंज इन टेम्परेचर, ओके, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, एम आई। एम क्या है आपकी मोलर कंसंट्रेशन, आई क्या है आपका वॉन्ट ऑफ फैक्टर। उसने आपको क्या दे रखा है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, दैट इज अल्फा। तो आपने सबसे पहले अगर इसके अगर हम बात करते हैं तो उसने के एफ की वैल्यू में भी हमें दे रखी है, मोलर कंसंट्रेशन ए की वो भी हमें दे रखी है, हमें पहले आई की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, अल्फा किसके इक्वल होता है, I-1 1/n-1। इसको हम सॉल्व करेंगे, अल्फा की वैल्यू जो दे रखी है उसने हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन, वो उसने कितना दे रखा है, 0.75 I-1 1/n। टोटल एसोसिएट हो रहे हैं कितने, ए मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं पार्टिकल, 3, तो n की वैल्यू क्या रहेगी, 3। 1/3 - 1, इसको हम सॉल्व करेंगे, 0.75 I-1, इसका आप एलसीएम ले लो, दैट इज -2/3। इसको सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा -1.50, 3I - 3, यहाँ से आप सॉल्व कर लो, 3 आ जाएगा 1.50, और आई जो है वॉट ऑफ फैक्टर उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5। क्लियर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.5। तो बस अभी हमने यहाँ पर वैल्यूज रखनी है, कितनी है के एफ की वैल्यू, डेल्टा टी, के एफ की वैल्यू हमें दे रखी है उसने 5, आई की वैल्यू हमने कितने निकाली है, 0.5, मोलर कंसंट्रेशन उसने दे रखी है ए की 0.25। इसमें आप अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा डेल्टा टी एफ, चेंज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो आ जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करो, आता है हमारा 0.625, इसको सॉल्व करने पे। अब हमें उसने बोला है कि निकालना है, क्या पूछा है इसके अंदर उसने, निकालो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.25 मोलर सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट चेंज जो आया है ए का वो निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो क्या आएगा, ओरिजिनल है हमारा जो बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस जो चेंज आया है वो वाला, उसी में से निकल जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए। तो ये हमारी जो ओरिजिनल है वो दे रखा है प्योर का 5.5, और चेंज आता है जो डिप्रेशन आता है फ्रीजिंग पॉइंट में वो दैट इज 0.625। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाता है 4.9 डिग्री सेल्सियस, और यही है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए। ओके, 4.9 डिग्री सेल्सियस। तो बेंजीन में जब कोई ए सल्यूट डालते हैं जो एसोसिएट होता है अंदर जाके, तो जिसकी वजह से बेंजीन का क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। और इसी तरह जो ए अंदर जाके एसोसिएट होता है, फ्रीज होता है, ओके, उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना था, तो वो कैसे निकलेगा, जो प्योर बेंजीन का है उसमें से जो सोल्यूशन का है फ्रीजिंग
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया है हमारा, उसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आ जाएगा जो ए है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो हमारा आया 4.9 डिग्री सेल्सियस, यही हमारा बी रहेगा इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, क्या दे रखा है उसने 66 में, विच कंसिडर द फॉलोइंग टेबल रिगार्डिंग हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इन वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो क्या बोला उसने, इसने नाइट्रोजन गैस लिया है, एक टेम्परेचर T1 लिया है, हायर T2 सेम लिया है इस ऑक्सीजन के लिए T1 एंड T2। तो क्या दे रहा है, वो दे रखा है उसने कि जैसे ही टेम्परेचर T1 से T2 गया है, KH की वैल्यू इंक्रीज करी है। T1 से T2 ऑक्सीजन के लिए देखें तो K1 की वैल्यू, KH की वैल्यू इंक्रीज करी है, हेनरीज कांस्टेंट। ओके, तो उसके हिसाब से हमने देखना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। उसने बोला चलो उसने सॉल्युबिलिटी के हिसाब से बोला हुआ नाइट्रोजन इज मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन दिस। तो आप देखो एक रिलेशन देख लो कि जो टेम्परेचर होता है वो KH के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, अगर टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो हेनरी लॉ क्या देता है, वो बताता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ओके, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, इंटरेक्शंस डिक्रीज कर जाएंगी और गैस हमारा क्या करेगी, सॉल्युबिलिटी उसकी गैस की क्या हो जाएगी, कम होगी। टेम्परेचर इंक्रीज होने पे सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करती है, बट KH की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो आप अगर देख सकते हो, अगर नाइट्रोजन की बात करें और ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन में जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करा ऑब्वियस KH की वैल्यू इंक्रीज करेगी, बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम नाइट्रोजन को ही कंपेयर करें दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर, तो नाइट्रोजन एट 303 टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर के ऊपर कम सॉल्युबल होगा एज कंपेयर टू 293। अगर हम दोनों नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का ओवरऑल अगर आप कंपेयर करोगे तो सबसे कम वैल्यू KH की किस में है, ऑक्सीजन में। ओके, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन है जो उसमें KH की वैल्यू कम है, इट मीन उसमें टेम्परेचर भी कम है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ऑक्सीजन की ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो अब हम पढ़ते हैं इसके क्या बोल रखा है उसने, नाइट्रोजन इज मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन, ये गलत है, इनकरेक्ट है। अगर ऑक्सीजन के क्या है, KH की वैल्यू कम है, ऑक्सीजन की दोनों ही टेम्परेचर तो दोनों में सेम दे रखे हैं, ऑक्सीजन की KH की वैल्यू कम है, टेम्परेचर चाहे सेम ही दे रखे हैं। तो अगर हम 303 और कोई भी टेम्परेचर दो को कंपेयर कर लो तो KH की वैल्यू कम है, तो इट मीन टेम्परेचर कम है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो इसने बोला नाइट्रोजन इज मोर सॉल्युबल, तो एक ऑप्शन जो है वो है इनकरेक्ट, हमें क्या बताने हैं, करेक्ट। एक और उसने इसमें सी में भी बोला हुआ है नाइट्रोजन इज मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन, ये भी इनकरेक्ट है। अब हम देखते हैं सी बी एंड डी के, ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल देन नाइट्रोजन, ये बात सही है, इतना तो हमने देख ही लिया, ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल देन नाइट्रोजन, तो यहाँ तो हमारा ऑप्शन बी हो सकता है, यहाँ हो सकता है डी। उसके बाद उसने क्या बोला है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, इसमें क्या बोला हुआ है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, इसमें बोला है कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर देते हैं तो KH की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, सही बात है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, इसने बोला सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। इसमें क्या बोला है डी में, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सही बात है। अगर इसमें देखोगे तो टेम्परेचर जैसे वो डिक्रीज करते हैं, T2 से T1 जाता है, T2 से यहाँ भी T1 जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, KH की वैल्यू डिक्रीज करती है, और मैंने क्या बोला कि सॉल्युबिलिटी क्या है, वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, तो डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव, इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस वैल्यूज ऑफ बेरियम टू पॉजिटिव chloride are this and this, then molar conductance at infinite dilution for barium chloride। तो क्या बोला हुआ है इसके अंदर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस वैल्यूज दे रखी हैं दो आयंस की, Ba2 पॉजिटिव बेरियम 2 पॉजिटिव क्लोराइड की, लिमिटिंग
ओके एट इनफाइनाइट लिमिटिंग वैल्यू क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मींस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन उसने दे रखी है दोनों आयंस की। उसने बोला है कि इनफाइनाइट डिल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस टोटल निकालनी है, तो वो क्या होती है? वो टोटल होती है molar conductance, that is lambda naught nu positive, that is number of positive ion into their molar conductance at infinite dilution, plus nu negative, number of negative ions into their molar conductance, limiting molar conductance वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर देखो अगर हम बेरियम क्लोराइड की बात करेंगे तो वो कैसे ब्रेक करता है? बेरियम 2 प्लस 2 Cl नेगेटिव। तो अगर हम इस यहाँ पर 1 होता है, तो अगर हम न्यू पॉजिटिव की वैल्यू देखें वो हो जाएगी 1, न्यू नेगेटिव की वैल्यू देखें दैट इज 2। ओके, लैम्डा पॉजिटिव की वैल्यू ऑलरेडी उसने दे रखी है। ओके, लैम्डा नेगेटिव की वैल्यू भी उसने ऑलरेडी दे रखी है। बस वैल्यूज यहाँ पे रखनी है, फिल ही करनी है, तो फिल करके देखो क्या आ जाएगा। दिस इज 1, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है पॉजिटिव की? मोलर कंडक्टेंस ऑफ कटायन दैट इज 127, और अनायन कितने हैं आपके टोटल? 2, और एक अनायन की कितनी दे रखी है? 76। आप अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे दैट विल बी 279, दैट इज 279 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर? अब देखकर ध्यान से बात देखो, अब मैक्सिमम बच्चे ये वाला क्वेश्चन टिक करके आए थे। ओके, अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन की और हमारे क्वेश्चन का आंसर तो मैच करता है, बट उस आंसर की एग्जैक्ट यूनिट डिजिट्स तो सही है बट यूनिट मैच नहीं कर रही। इसने क्या दे रखा है? मीटर स्क्वायर, हमारा क्या आ रखा है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप मीटर को इस सेंटीमीटर को क्या करोगे? मीटर में कन्वर्ट करोगे। तो अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करते हो तो फिर आपका आंसर आता है 279 इंटू 10⁻⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, तो फिर आपका जो करेक्ट आंसर बी नहीं आना था, करेक्ट आंसर आना था डी। ओके, तो डी ही इसका करेक्ट आंसर है। तो इसलिए बच्चे अपने यूनिट्स के ऊपर भी फोकस करना है, यूनिट की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन हम ध्यान नहीं देते हैं और गलत कराते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी? तो जो अगर इसने क्या दे रखे हैं, देखो इसमें ये 3 इसने स्ट्रॉन्ग दे रखे हैं आपके पास सॉल्ट, और एक इसने वीक दे रखा है। तो स्ट्रॉन्ग अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की और वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग क्या 100% डिसोशिएट करता है, मैक्सिमम आयंस मिलते हैं। और आपको पता है कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि चार्ज कैरी क्या ऑन करते हैं? आयंस। तो Na2SO4 की बात करो, चाहे KCl की चाहे HCl की, ये सारे ही 100% डिसोशिएट करते हैं, ठीक है। तो 100% डिसोशिएट होने की वजह से इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 100%। ओके, तो जिसकी वजह से मैक्सिमम आयंस देते हैं तो इनकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। बट अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें वो क्या होता है? वीक एसिड। वीक एसिड है तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑलवेज लेस देन 1। ये 100% डिसोशिएट नहीं करता है, इसके नंबर ऑफ आयंस भी कम मिलेंगे, फिर नंबर ऑफ आयंस कम मिलेंगे तो इसकी कंडक्टिविटी भी कम मिलेगी। दैट्स वाई लीस्ट वैल्यू पूछी थी उसने कंडक्टिविटी की, तो इन चारों में जो कंडक्टिविटी कम रहेगी वो रहेगी डी की। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें उसने क्या पूछा है? अ पोटेंशियल ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड। कितना पोटेंशियल अप्लाई किया? 5 वोल्ट इज अप्लाइड टू टू इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट। दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक E1 एक E2, उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर, और वोल्टेज कितनी अप्लाई हुई? पोटेंशियल कितना अप्लाई किया? 5 वोल्ट, दैट इज अप्लाइड वोल्टेज। नेक्स्ट पूछ रहा है हाउ फार वुड द सोडियम आयन बी एक्सपेक्टेड टू मूव इन 1 आवर। सोडियम आयन है जो सोडियम सॉल्ट लिया उसने, उसका जो सोडियम आयन है 1 आवर के अंदर कितना एक्सपेक्ट करें कि वो मूव करता है डाइल्यूट सोल्यूशन में एट 25 डिग्री सेल्सियस। जो सोडियम आयन है उसका जो दे रखा है हमें कंडक्टिविटी दैट इज 50, एंड फैराडे कांस्टेंट दे रखा है 96500। ओके, तो हमने अब क्या निकालना है? हाउ फार सोडियम आयन विल बी
मूव, तो हमें उसकी डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है वो देखना है। ओके, सोडियम आयन, तो इसमें अगर देखोगे तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो पोटेंशियल जो अप्लाई किया है उसने, अप्लाइड पोटेंशियल दैट इज 5 वोल्ट। क्लियर? जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रोड्स के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स दैट इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर? उसके बाद और इसने क्या दे रखा है, उसने बोला कितना दे रखा है टाइम हमें, 1 आवर। 1 आवर के लिए देखना है। टेम्परेचर उसने दिया है हमें 25 डिग्री सेल्सियस। डाइल्यूट सोल्यूशन लिया उसने NaCl का, और Na पॉजिटिव की कंडक्टिविटी है जो वो दे रखी है 550 सेंटीमीटर स्क्वेयर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। और फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 96500 कूलम पर मोल। क्लियर? ये दे रखा है उसने। अब हमें अगर क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, तो स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले हम हमारे पास एक ही फॉर्मूला, अगर हमने स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ आयन, ओके, दैट इज आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी मल्टीप्लाई पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या निकालना है? आयनिक मोबिलिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट्स। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की। तो जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो होता है अप्लाइड पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है और कितना पोटेंशियल अप्लाई किया, वही हमें देगा हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो। अप्लाइड पोटेंशियल कितना हमने अप्लाई किया है पोटेंशियल, दैट इज 5 वोल्ट। और डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, ये हमारा आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम निकालते हैं आयनिक मोबिलिटी, ये वाला आयनिक मोबिलिटी। ओके, आयनिक मोबिलिटी है जो, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम म्यू से। हमें सोडियम आयन की निकालनी है, और वो किसके इक्वल होती है? उसकी कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ओवर फेराडे कांस्टेंट। अब हम इसको निकालेंगे, तो इसकी कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है उसने? 50। और फेराडे कांस्टेंट इज 96500, और यहाँ से ये हमारा आ जाएगा आयनिक मोबिलिटी। बस हमने अब ये आयनिक मोबिलिटी, ये वाली वैल्यू, और ये वाला जो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने निकाला है, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ से अब हमारा आ जाएगा स्पीड ऑफ आयन, और स्पीड से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। स्पीड ऑफ आयन हमारा आ गया सोडियम आयन का पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज 5/10, और आयनिक मोबिलिटी दैट इज 50/96500। यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट कर लो जो भी होता है, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 25/96500 सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर, कूलम्ब इनवर्स, वोल्ट पर सेंटीमीटर। इनको आप यहाँ से क्या आ गया ये कैंसिल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया। उसके बाद हमने निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ सोडियम आयन इन 1 आवर। डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड को क्या कर दोगे? 1 घंटे में 60 मिनट्स, और उसमें 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, इसको 60 × 60 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 0.93। ओके, तो 0.93 इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें से देख लो कितना दे रखा है सेंटीमीटर, बाकी यूनिट सारी कैंसिल हो जाएंगी। 0.93 सेंटीमीटर इज आर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वाल्डन्स रूल। वाल्डन्स रूल क्या बताता है हमें? बिहेवियर ऑफ आयंस इन अ सॉल्यूशन।
तो वाल्डन्स रूल है जो वो स्मॉल आयंस के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब एप्ली करता है बट एप्लीकेबल रिजल्ट उनके लिए नहीं देता है। तो वाल्डन रूल है जो मेनली लार्जेस्ट आयन के लिए एप्लीकेबल है। तो इसने पहली स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है, वाल्डन्स रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू आयंस ऑफ स्मॉल साइज, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड उसमें क्या बोला हुआ है, स्मॉल साइज्ड आयंस हैव हाई चार्ज डेंसिटी एज ए रिजल्ट दे आर हाईली सॉल्वेटेड, ये बात सही है, ये भी सही है। जो स्मॉल साइज्ड आयन होते हैं वो उनके लिए वाल्डन रूल इसीलिए ही एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि उनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सॉल्वेटेड होते हैं, और उनकी ये लार्ज सॉल्वेशन की वजह से वाल्डन रूल इसमें फेल हो जाता है। तो इसलिए स्टेटमेंट्स दोनों ही करेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट जो है जो फर्स्ट के लिए रीजन दिया हुआ है वो भी सही है। तो इसमें पहला देखो क्या बोला हुआ है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये लार्ज आयंस के लिए ही एग्जिस्ट करता है, स्मॉल आयंस क्योंकि सॉल्युबल हो जाते हैं जल्दी, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो दैट इज our first answer is correct answer. So next question में क्या पूछा हुआ है, consider the following graph showing variation of molar conductance with concentration, ये उसने डायरेक्ट ही क्वेश्चन उठाया है। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर ओपन करोगे तो उसमें ये सेम ग्राफ आपको दिख जाएगा। मोलर कंडक्टेंस का कंसंट्रेशन के लिए रिलेशन, तो वो क्या होती है, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन माइनस बी रूट सी। ओके, तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे मोलर कंडक्टेंस क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो अगर हम दोनों की बात करें तो इसमें से जो लीनियर ऐसे रिलेशन मिलता है वो हमें मिलता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये वाला रिलेशन मिलेगा हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो इसने वन और टू किसको बता रखा है, वन वन स्ट्रॉन्ग, हम तो हमने देखना है वन कहाँ है, उसने पहले वन दे रखा है तो वन हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, सेकंड हमारी वीक इलेक्ट्रोलाइट होनी चाहिए। तो इसमें देखो ये हमारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारी वीक एसिड दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, इसमें देखोगे अगर ये हमारी वीक है तो ये हमारा फर्स्ट पे हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सेकंड पे हमारी वीक इलेक्ट्रोलाइट होनी चाहिए। तो ये वाला इनकरेक्ट है, फर्स्ट पे हमारा स्ट्रॉन्ग है तो सेकंड भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, इसमें दोनों ही स्ट्रॉन्ग दे रखे हैं, ये भी इनकरेक्ट है। इसमें दोनों ही वीक दे रखे हैं, ये भी इनकरेक्ट है। तो यही हमारा ए इज द करेक्ट आंसर, KCl एंड एस। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला है, अमाइड आयन इन लिक्विड अमोनिया हैज abnormally हाई ट्रांसपोर्ट नंबर। ओके, तो अमाइड होता है जो आयन, अगर उसने सॉल्वेंट भी कौन सा लिया हुआ है, लिक्विड अमोनिया, तो इसमें जो दोनों आपस में क्या करते रहते हैं, प्रोटॉन एक्सचेंज करते रहते हैं। ओके, इसका करेक्ट आंसर सी रहेगा, प्रोटॉन जंप फ्रॉम वन अमोनिया मॉलिक्यूल टू अनदर, एक अमोनिया मॉलिक्यूल अमाइड बन जाता है और दूसरे में H पॉजिटिव चला जाता है, तो H पॉजिटिव दो अमोनिया मॉलिक्यूल में जंप करता रहता है। ओके, तो जो फिर आयन बनता है अमाइड आयन, उसका ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा मिलता है, तो जिस वजह से क्या होता है, इसमें अमाइड आयन है जो वो हाईली मोबाइलिटी शो करता है, हाईली मोबाइलिटी शो करता है, हम मोबाइल नेचर का हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि इफेक्टिव आयोनाइजेशन होती है सॉल्वेंट की, ये अमोनिया है जो इफेक्टिव आयोनाइजेशन शो करता है। ओके, इजिली आयोनाइज होता है, इफेक्टिव आयोनाइजेशन होती है इसमें। ओके, तो इफेक्टिव आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज अमोनिया, उसकी वजह से अमाइड मॉलिक्यूल है वो फ्रीली मूव कर सकता है। ओके, इफेक्टिव आयोनाइजेशन की वजह से। तो इसका जो मेन रीजन रहेगा, इन दोनों की वजह से ट्रांसपोर्ट नंबर इंक्रीज करता है। सो ये दोनों इसलिए होता है, ये आयन बनता ही इसलिए है जिसके क्योंकि इसमें क्या मिलते हैं, हमें प्रोटॉन एक्सचेंज फिनोमेना मिलता है, प्रोटॉन एक्सचेंज होता रहता है एक अमोनिया से दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल में, तो जिसकी वजह से NH2 हमारा जो आयन बनता है वो इजिली मूव कर सकता है, हाईली फ्री नेचर शो करता है वो अपना ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। नेक्स्ट करते हैं हम 73 नंबर क्वेश्चन पे। इसने क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेन एंड डिबे फॉकिनहैगन इफेक्ट्स। इसमें क्या बोला हुआ उसने, इन अ वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंक्रीज इन कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड एज द सिमेट्रिक इफेक्ट डिसअपियर, दैट इज सही करेक्ट, दैट इज करेक्ट। इसमें क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड
अप्लाई होती है, इनफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाती है ना, तो तब क्या होता है, एसिमेट्रिक इफेक्ट डिसअपियर हो जाता है, तो जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड उसने क्या बोला, इन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंक्रीज इन कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड एज इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ऐसा नहीं है, इन दोनों इफेक्ट्स का ऐसे डायरेक्ट इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सो सेकंड इज रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, एट हाई फ्रीक्वेंसी डिक्रीज इन कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड एज द इलेक्ट्रोफोरेटिक डिसअपियर। अगेन ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोफोरेटिक के साथ कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, एट हाई फ्रीक्वेंसी एन इंक्रीज इन कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड एज एसिमेट्री इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट डिसअपियर। तो डिबे फॉकन-हैगन इफेक्ट के अंदर अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई अप्लाई कर दी जाती है, वेन जो इफेक्ट है वो डील करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। एट हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बिहेवियर देखना होता है कंडक्टिविटी का, और डिबे फॉकन-हैगन देता है इफेक्ट, ये इंफॉर्मेशन देता है फ्रीक्वेंसी के बारे में, एट हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, तो एट हाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज इन कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड एज द एसिमेट्रिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट डिसअपियर। तो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर दोनों इफेक्ट्स क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं इसके हिसाब से, तो जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है, तो ओवरऑल फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज आर डी आंसर। Okay, so next question is the conductivity and molar conductivity of saturated solution इज दिस। सैचुरेटेड सोल्यूशन किसका लिया हुआ है, बेरियम सल्फेट का, उसकी कंडक्टिविटी दे रखी है एंड मोलर कंडक्टिविटी। दिस कंडक्टिविटी इज अ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, specific conductance that is denoted by kappa. Okay, specific conductivity, and this is molar conductivity that is denoted by gamma m. Okay, so किसकी दे रखी है, बेरियम सल्फेट की, दोनों की दे रखी है कंडक्टिविटी। उसके बाद उसने बोला है कि इसका solubility KSP, that is a solubility product, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है अगर तो देखो ये बेरियम सल्फेट है। ओके, ये डिसोशिएट होगा बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। ओके, अगर हम इसका ये इसकी सॉल्युबिलिटी S होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी S होगी, जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रहेगा वो दोनों की सॉल्युबिलिटी ही क्या हुई, कंसंट्रेशन। ओके, यही हुई कंसंट्रेशन। तो ये किसकी कंसंट्रेशन है, बेरियम 2 पॉजिटिव की, ये सल्फेट की। दोनों की कंसंट्रेशन को आप रिप्लेस कर दो सॉल्युबिलिटी से, तो ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा एस स्क्वायर। क्लियर। अब हमने निकालनी है कंसंट्रेशन। अगर हम बेरियम सल्फेट की बात करें, इसमें अगर हमने कंसंट्रेशन निकालनी है, अब हमें क्या प्रोवाइड कर रखा है, मोलर कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 ओवर कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन ही हमारी सॉल्युबिलिटी है, तो इस कंसंट्रेशन की अगर हमने वैल्यू निकालनी है तो वो क्या आएगी, कापा इंटू 1000 ओवर मोलर कंडक्टेंस। तो अब इसकी वैल्यू फिल कर दो। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा कितना दे रखा है, 3 × 10⁻⁻⁶ इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस कितनी दे रखी है, 150। इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद हमारी जो कंसंट्रेशन आएगी वो आएगी 2 × 10⁻⁵ यही हमारी सॉल्युबिलिटी है। अब हमने निकालना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो क्या होता है, कंसंट्रेशन स्क्वायर है हमारा। ओके, 2 × 10⁻⁻⁵ square, तो that will be 4 × 10⁻⁻10 will be our correct answer. So देखो इसमें कहाँ है हमारा 4 × 10⁻⁻10, that is C, तो C रहेगा हमारा 74 का करेक्ट आंसर। 75 क्वेश्चन देखते हैं हम। The molar conductivity of acetic acid solution at infinite dilution. The molar conductivity of this molar acetic acid solution is this. तो इसमें क्या है, हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी हमें लिया क्या हुआ है इन्होंने, वीक एसिड। ये क्या है, एसिटिक एसिड, वीक एसिड है। उसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन दे रखी है, इनफाइनाइट डिल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, दैट इज 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
अब उसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एसिटिक एसिड की, जब उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.01। डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है अल्फा, दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁻5। ओके, तो देखो इसमें क्या होता है, जो हमारा एसिटिक एसिड है वो ब्रेक करता है CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन लेट से C है, इनिशियल जब टाइम 0 है। ओके, एट पर्टिकुलर टाइम इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, दैट इज C अल्फा। यहाँ पर हमारे पास ज्वाइन बनेंगे, उनकी कंसंट्रेशन रहेगी C अल्फा इंटू C अल्फा। अगर अब हम इसमें से निकालें तो हमारा जो कांस्टेंट रहेगा इस रिएक्शन का वो रहेगा C अल्फा स्क्वेयर, दोनों की कंसंट्रेशन। यहाँ पर कर लेते हैं वाला क्वेश्चन ना। ओके, हमारा क्या है, एसिटिक एसिड वो ब्रेक करेगा CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे रहेगी C। एट पर्टिकुलर टाइम इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि हमारे आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, दैट इज C अल्फा। तो इसकी कंसंट्रेशन ये डिसोशिएट पार्ट रहेगा C अल्फा। ओके, अब हमारा इस रिएक्शन का कांस्टेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज आर कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन एंड प्रोटॉन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड। क्लियर, अब इनकी वैल्यू फिल करो, दैट विल बी सी अल्फा ओवर C-C अल्फा। अगर ये इसको सॉल्व करो, ये आ गया C स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर, वी कैन टेक कॉमन एज C, दैट C कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, सो हम बचते हैं हमारे पास, सो वी विल लेफ्ट विद C अल्फा स्क्वेयर ओवर 1 माइनस अल्फा, so K will be equal to C alpha square over 1 minus alpha. This is our कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। उसके बाद देखो ये क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, वीक एसिड है हमारे पास, और इस वीक एसिड के लिए अल्फा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 की, अल्फा इज लेस देन 1, सो वी कैन निग्लेक्ट अल्फा, सो के विल बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। ओके, सो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी K ओवर C रूट। क्लियर, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए अगर हम देखें अल्फा की वैल्यू क्या होती है, मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, वी कैन इक्वेट बोथ इक्वेशन, सो अल्फा इन दोनों में अगर देखोगे तो दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल होगा, तो रूट के ओवर सी विल बी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन एट पर्टिकुलर, मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। क्लियर, अब हम देखें तो हमने क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, बाकी वैल्यूज उन्होंने हमें दे रखी हैं, तो अब बस वैल्यू फिल करनी है। के की वैल्यू हमने कितनी निकाली है वहां पर, उसने निकालनी नहीं है, ये तो दे ही रखी है ना, के की वैल्यू दे रखी है हमारे पास कांस्टेंट की -5। कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी दे रखी है 0.01 मल्टीप्लाई मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डिल्यूशन वो दे रखी है हमारे पास 390, इस साइड क्या बच जाएगा, ओनली मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। ओके, अब इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास देखो क्या बचता है इसमें, जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी दैट विल बी 16.57 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी हमारी करेक्ट वैल्यू आएगी इसमें से 16.54 और 57, नियर इतनी आती है, तो ये वाला रहेगा हमारा करेक्ट आंसर सी। ओके, तो बच्चे हमने 75 क्वेश्चंस कवर करे हैं, नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस है, उनकी वीडियो भी आज ही अपलोड हो जाएगी, तो इस तरह हम सारे के सारे कंप्लीट कर लेंगे, जल्दी से खत्म कर लेंगे। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो, और अगर कोई भी फीडबैक देनी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जो पहले की वीडियोस हैं जो अपलोड हो रखी है उनके लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हो।
ओके। और अगर आपको कुछ भी, अगर एक भी क्वेश्चन समझ आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आप भूल जाते हो वो करना। तो वो जरूर करो, क्योंकि वही मुझे मोटिवेट करता है ऑलवेज। ओके। ओके, थैंक यू।